प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 11वीं वाले छात्रों के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। अब राजनीति विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से किया गया अध्ययन। तो राजनीति का यानी कि राज्य को चलाने वाली नीतियों का जो वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान कहते हैं। और आपकी ये जो कोर्सेज हैं, ये जो सीरीज़ है, एनसीईआरटी की सीरीज़ है, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी जो ये वीडियो होगी, आपके लिए ये जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी पे बेस होगा। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान में आपकी दो किताबें हैं। एक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये किताब का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरी किताब का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। यानी कि दो किताबें आपको पढ़नी है इस कक्षा में राजनीति विज्ञान के लिए, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। अब इसमें ये किस चीज़ के ऊपर बात करेगा, कौन सी इसमें टॉपिक होगी, तो इसमें होगा भारत के संविधान की कार्य प्रणाली के ऊपर बात होगी। संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान की कार्य प्रणाली के ऊपर बातचीत इसमें की जाएगी। यानी कि संविधान की कार्य प्रणाली की अगर बात करें, कार्य प्रणाली का मतलब होता है वर्किंग सिस्टम, यानी कि कैसे संविधान काम करता है। अब जैसे इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने बार बार सुना है कि अभी बंगाल का चुनाव हुआ, इससे कुछ पहले बिहार का चुनाव हुआ, तमिलनाडु का चुनाव होने वाला है अगले साल, फिर आपका दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने वाला है। तो ये जो चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में भी आपने सुना है, प्रधानमंत्री के बारे में सुना है, या विभिन्न तरह के सरकार की बातें आप सुनते हैं। जैसे कहते हैं कि मोदी सरकार है, केजरीवाल सरकार है, या फिर योगी सरकार है। तो इन तरह के तमाम बातें आप सुनते हैं। तो क्या सरकार वही है जो हम सुनते हैं? तो ये सारी बातें आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। संविधान की कार्य प्रणाली में आप अध्ययन करेंगे कि आखिर चुनाव किस तरीके से होता है, चुनाव करवाता कौन है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शक्तियां हैं, ये सारी बातें आप इस पुस्तक में जानोगे। तो ये तो थी, मैंने आपको बताया कि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत में आप क्या पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे सिद्धांत यानी कि थ्योरी। आखिर जैसे कि उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान है क्या, राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। तो राजनीतिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति जिस अर्थ में हम लोग बात करते हैं वो राजनीति नहीं है, ये चीज़ आप जान पाएंगे राजनीतिक सिद्धांत वाली आपकी दूसरी किताब में। उसके बाद आप जानेंगे स्वतंत्रता का जो थ्योरी है, उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, फिर न्याय क्या होता है, सामाजिकता क्या होती है। ये सारी बातें जो है ना, समाजवाद इत्यादि के बारे में आप दूसरी जो है ना किताब में जानेंगे। लेकिन आज की ये क्लास हम शुरू करेंगे आपके भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के पहले अध्याय से, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। यानी कि संविधान क्यों बनाया जाता है और संविधान कैसे बनाया गया, यानी कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसलिए सबसे पहली बात ये हो जाती है इसमें कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान की आवश्यकता की अगर बात करें तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आगे बढ़ने से पहले कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 बातें जानेंगे। सबसे पहली बात यह होगी कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न होगा कि संविधान समाज को क्या देता है, संविधान
समाज को क्या देता है। और तीसरी जो बात होगी वो होगी कि संविधान समाज की में शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा करता है। तो वो संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से करता है, ये होगा कि संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है, कैसे करता है। ठीक है, संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है। और चौथी बात और इसकी मुख्य बात हम जानेंगे कि संविधान कैसे बनाया गया। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। देखिए, अब अभी की आगे मैं अपनी बात को बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों को के लिए एक आदेश है कि आप लोग प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठें, क्योंकि जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उसको इस तरीके से समझें कि जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऑफलाइन क्लास में बिना कॉपी पेन के तो आप बैठते नहीं हो, वहाँ पे जो भी लिखवाया जाता है आप उसको नोट करते हो। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन लेके अपने साथ बैठे और जो जो बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, आपको लगता है कि ये नोट करना चाहिए, तो उसको नोट करते हुए जाओ। तो शुरू करें। अब इसके बाद आगे इसमें हम डिस्कस करें उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि अध्याय 1 के बाद हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 9, जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। यानी कि संविधान को एक लाइव डॉक्यूमेंट कहा गया है। आखिर लाइव डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है वो उस चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि ये वो चैप्टर इस चैप्टर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, संविधान के बारे में ही है। तो इसलिए वो जो है ना संविधान का एक तरीके से वो भी इंट्रोडक्शन ही है, तो इसलिए उस चैप्टर को करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे 10वां, यानी कि संविधान का राजनीतिक दर्शन। यानी कि संविधान में अभी तक जब से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस समय से लेके आज तक इसमें क्या बदलाव आए और बदलाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी बातें हम उस अध्याय में जानेंगे। तो यानी कि कुल मिला के ये जो तीनों चैप्टर हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट है, यानी कि एक दूसरे से लिंक है इनका, तो इसलिए हम इसको साथ साथ देखेंगे। तो अब चलिए हम इस चैप्टर की बात करते हैं। तो इसमें संविधान किसे कहते हैं इसको हम लोग बाद में जानेंगे। हम सबसे पहले ये जानते हैं संविधान समाज को क्या देता है। संविधान समाज को क्या देता है, आखिर संविधान की आवश्यकता क्या है। तो यानी कि प्रश्न है कि संविधान की आवश्यकता संविधान की आवश्यकता। अब संविधान की आवश्यकता की बात करें तो अब थोड़ा सा इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। देखिए, हम लोग किसी न किसी समाज के अंग हैं। समाज बोले तो समाज का मतलब ये है कि हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार हमारा क्या हो गया, समाज है। और परिवार कहाँ है, किसी न किसी मोहल्ले में होगा, तो वो मोहल्ला जो है ना आपके परिवार का समाज है। और अगर बात करें तो वो मोहल्ला किसी न किसी शहर में होगा, तो वो शहर उस मोहल्ले के लिए समाज है। तो इसी प्रकार से जो पूरा देश है वो एक समाज है। तो समाज को क्या देता है, यानी समाज संविधान की आवश्यकता क्या है। अब इसके लिए इसको आप इस तरीके से समझिए। हम कहीं पे भी रहते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग
ABC सोसाइटी में रहते हैं। ABC सोसाइटी में रहते हैं। अब ABC सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम लोग मतलब सारे लोग। अब सारे लोग जो हैं वो सब क्या होगा कि उनकी ABC सोसाइटी में धार्मिक स्तर पर उनकी विचारधाराएं अलग अलग होंगी। यानी कि कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई यहूदी होगा, यानी कि अलग अलग धर्म के होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। उसके बाद अगर बात करें तो व्यवसाय के स्तर पर, व्यवसाय के स्तर पर वो अलग अलग होंगे। व्यवसाय के स्तर की बात करें तो कोई शिक्षक होगा, कोई वकील होगा, तो कोई और इंजीनियर होगा, और बात करें तो कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है। तो इस तरीके से व्यवसाय सबके अलग अलग होंगे। और उसमें हो सकता है कि कुछ मजदूर हो। और उसके बाद अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्तर पर भी ये अलग अलग होंगे। कुछ हो सकता है कि मध्यम स्तरीय हो, कुछ गरीब हो, मजदूर हो, और कुछ जो है अमीर व्यक्ति हो, जिसको एलाइट कैटेगरी हम लोग कहते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे, यानी कि अलग अलग विभाग में होंगे। अगर आयु के स्तर की बात करें तो आयु के स्तर में जो है ना, हर एक समाज में मुख्य रूप से 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। बचपन वाले लोग यानी कि बच्चे, जवान और बूढ़े। तो ये 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि अलग अलग लोग रहते हैं। अब क्या हुआ कि इनकी सोच आपस में एक जैसी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के, तो अलग अलग होगी। अब इनके बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है, जैसे बच्चों को लेके कि बच्चों को किस विद्यालय में भेजना चाहिए, या अनिवार्य रूप से बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, या बच्चों को विद्यालय में भेजना है या नहीं भेजना है। इस बात की को जो है ना हम क्या करें, अभिभावक के ऊपर छोड़ दें या पूरा सोसाइटी ही उसका फैसला करे। एक पहला ये हो जाएगा। दूसरी बात इसमें हो जाएगी कि समाज के सुरक्षा के लिए हमें कितना खर्च करना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यह भी हो सकती है विवाद का कारण कि समाज में लोगों को अधिक से अधिक कितनी संपत्ति रखनी चाहिए, या संपत्ति अनलिमिटेड रखनी चाहिए, असीमित रखनी चाहिए। तो इस तरह के तमाम विवाद हो सकते हैं। बच्चों को लेके हो सकता है, आमदनी को लेके हो सकता है, और उसके बाद बात करें तो सुरक्षा को लेके हो सकता है, सुरक्षा को लेके। तो जब बात आएगी और भी बहुत सारे इसमें कारण हो सकते हैं। तो जब अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग कारण हैं, तो अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग सोच के लोग हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं आप ही लोगों को पूछूं कि बच्चे बताओ अब आपका क्या टारगेट है, आगे आप क्या करना चाहते हो, तो आप में से अलग अलग बच्चों का अलग अलग विचार होगा। अब अगर बात करेंगे वैसे ही शिक्षक के स्तर पे, तो शिक्षक के स्तर पे कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि सबकी विचारधारा ये अलग अलग हो गई। तो इसी तरीके से इस समाज में सभी लोग का जो है ना मत एक जैसा तो होगा नहीं। अब इसमें क्या होगा कि ये लोग फिर, अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोग फिर एक साथ कैसे रहें, यानी कि ये सारे लोग ABC सोसाइटी के जो लोग हैं वो कैसे एक साथ रहें। तब इसका उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुनियादी नियम बनाने होंगे, बुनियादी नियम बनाने होंगे, बुनियादी नियम बनाने होंगे। मतलब क्या है बुनियादी नियम का मतलब क्या है, बेसिक नियम, कुछ बेसिक नियम बनाने होंगे कि जैसे कि विद्यार्थियों को कोई स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है, ये उसके अभिभावक के ऊपर छोड़ दिया जाए।
धन संपत्ति किसी के आमदनी से रिलेटेड है, उसके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, तो ये उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से कुछ बुनियादी नियम बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब प्रश्न फिर से एक और उत्पन्न होता है कि आखिर ये नियम जो बनाया जाएगा तो वो नियम को हर कोई माने, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल नहीं गारंटी है। हाँ, गारंटी तब होगी जबकि उसमें एक बात जोड़ दी जाए कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा, यानी कि न्यायालय में उसको लागू की जाएगी, उस बात को न्यायालय तक एप्लीकेबल किया जाएगा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही न्यायालय शब्द जुड़ गया तो उसमें क्या होगा कि इन बुनियादी नियमों को इस सोसाइटी के सभी लोग पालन करेंगे। तो इस तरीके से अगर बात करें तो संविधान का पहला काम है कि वह संविधान कुछ बुनियादी नियमों का संग्रह बनाए, बुनियादी नियम का संग्रह तैयार करें। ठीक है जी, संग्रह तैयार कर लिया। अब इससे होगा क्या? तो संग्रह तैयार करें जिससे कि आपसी समन्वय बना रहे। समन्वय का मतलब क्या होता है कि तालमेल बना रहे, आपस में एक दूसरे का तालमेल बना रहे। तो आपसी समन्वय बना रहे यानी कि आपसी तालमेल बना रहे, और साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? और लोगों में भरोसा हो, लोगों में भरोसा हो, यानी कि संविधान कुछ बुनियादी नियमों का संग्रह तैयार करे जिससे क्या हो? तो आपसी समन्वय यानी कि आपसी मेल मिलाप बना रहे और लोगों में उसके प्रति भरोसा हो। तो अभी आपने ये समझा। अब जो है ना, अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूं और इसके बाद फटाफट आप लोग इसको नोट कीजिए कि भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसका पहला अध्याय हम लोगों ने शुरू किया। संविधान क्यों और कैसे, इसमें हम 4 मुख्य बातों को जानेंगे, जिसमें पहली बात है संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो अब इसमें जब बात आती है तो इसमें पहले पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर दिया है, अभी के लिए फ़िलहाल स्किप किया है, और हम लोग पहले जानेंगे संविधान समाज को क्या देता है। तो संविधान समाज को क्या देता है, यानी कि संविधान की क्या आवश्यकता है। तो संविधान की आवश्यकता की जब बात आती है तो संविधान की आवश्यकता, मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है, जिसका नाम है ABC सोसाइटी, उसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग हैं, अलग अलग आयु के लोग हैं, अलग अलग जो है ना सोच के लोग हैं। तो इस तरीके से वो अलग अलग हैं। अब उनके बीच में मतभेद हो सकता है, बच्चों को लेके, आमदनी को लेके, संपत्ति को लेके, सुरक्षा को लेके, ये सारी समस्या होगी। और वो कैसे फिर साथ रहेंगे, तो उनके लिए उन्हें बनाना पड़ेगा बुनियादी नियम, और बुनियादी नियम को ऐसा बनाना पड़ेगा और उसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, न्यायालय। यानी कि न्यायालय में अगर वो बुनियादी नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में ले जाया जाएगा, और ये बात सामने रखनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर हम बात करें तो संविधान का पहला काम क्या है कि संविधान कुछ बुनियादी नियमों का संग्रह तैयार करे जिससे आपसी समन्वय बना रहे और लोगों में भरोसा हो। तो ये तो बात थी संविधान की, और अब आगे की बात करेंगे। फटाफट आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करके कुछ देर के आप जो है ना फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और इसकी बातें जो है ना अगली आवश्यकता क्या है उसकी बात हम करेंगे। इसका सेकेंड पॉइंट है
निर्माण की शक्तियां निर्णय निर्माण की शक्तियों की विशेषताएं। अब जब ये बात आती है कि निर्णय निर्माण की शक्तियों की विशेषताएं, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं संविधान। संविधान क्या है? तो संविधान है कि बुनियादी नियमों का समूह है। संविधान और कुछ नहीं है, यह है बुनियादी नियमों का समूह। बुनियादी नियमों का समूह है जो क्या करता है, ये राज्य का निर्माण करता है, राज्य का निर्माण करता है और उस पर शासन करता है। राज्य का निर्माण करता है और शासन करता है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तीन व्यक्ति हैं, एक है ए, व्यक्ति नहीं, तीन विचारधारा के लोग हम इसको मानते हैं। एक है ए, एक है बी और तीसरा है सी। ये तीन विचारधारा के लोग हैं। अब क्या है कि ए कहता है कि क नियम बनाओ, क नियम बनाना है इसे। बी को ख नियम बनाना है, ख नियम बनाना है, और जबकि सी को ग नियम बनाना है, ग नियम बनाना है। तो क नियम बनाना है, फिर इसको ख नियम बनाना है और ग नियम बनाना है। चूंकि इन्होंने अपना नियम बनाया है, तो इनको ये नियम क्या लगेगा कि सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। इसको ये वाला नियम बहुत अच्छा लगेगा, इसको ये वाला नियम बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें क्या होगा कि विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। अब यानी कि विवाद जब उत्पन्न हो, क्या विवाद उत्पन्न होगी कि आखिर ये कहेगा कि हम तुम्हारी बातों को क्यों माने, तुम्हारे रूल को क्यों माने, क्यों फॉलो करें, और उसी में बी कहेगा कि हम तुम्हारी बात को क्यों माने। सी इन दोनों की बातों को नकार सकता है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि नियम कौन बनाएगा। तो नियम कौन बनाएगा, तो इस बात को हम लोग जानते हैं। तो नियम या फिर इसको आप कह सकते हो कानून, नियम या कानून का निर्माण, नियम या कानून का निर्माण कौन करेगा। अब देखिए, नियम या कानून का निर्माण कौन करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, यानी कि इतिहास में जाते हैं। तो जब राजतंत्र था, तो राजतंत्र मतलब क्या कि राजा का शासन। जब राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस समय में निर्णय कौन लेता था, राजा। जबकि USSR, जिसको हम लोग कहते हैं सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी निर्णय लेती थी, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे। USSR यानी कि एक पार्टी, CP को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे एक पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार था, एक पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार था। जबकि अगर बात करें लोकतांत्रिक संविधान की, लोकतांत्रिक संविधान,
लोकतांत्रिक संविधान की अगर बात करते हैं तो लोकतांत्रिक का मतलब पहले समझते हैं। लोकतांत्रिक होता क्या है? लोक मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब शासन। तो यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। तो लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास। तो जनता के पास है। तो अब ये प्रश्न फिर से आता है कि आखिर जनता कैसे निर्णय लेती है? क्या प्राचीन यूनान के तरह जनमत संग्रह करवाया जाता है? जनमत संग्रह का मतलब है कि कोई भी एक मुद्दा है, कोई भी बात आई जैसे शिक्षा को लेके, तो अब उसके लिए सभी से वोटिंग करवाई जाती थी। तो सभी से वोटिंग करवाई जाए या फिर इसमें जो है ना कुछ लोग की जिम्मेदारी हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जनता क्या करती है? तो प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है। अब अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि निर्णय निर्माण की शक्तियाँ किसके पास है? तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्णय यानी कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो संसद के पास। संसद के पास ये अधिकार होगा। अब संसद को ये कानून बनाने का अधिकार दिया, तो कानून बनाने का अधिकार आखिर दिया किसने? तो कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया संविधान ने। यानी कि संविधान में ये पूरी बातें बताई गई हैं कि आखिर कैसे कानून बने, कैसे नियम बनेगा। तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो इसमें फिर इसका दूसरा काम है कि यह स्पष्ट करना कि निर्णय लेने की शक्तियाँ, यानी कि संविधान का दूसरा काम है कि निर्णय लेने की शक्तियाँ किसके पास होगी, यानी कि सरकार का चुनाव किस प्रकार होगा और सरकार क्या फैसला ले सकती है या सरकार की सीमाएं क्या होंगी। तो ये तो हमने समझा, और अब इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे इससे आगे की बातें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।